चलिए 50 वन लाइनर हम एक पिछले सेशन में देखे हुए ऑलरेडी, और उसमें मैंने एक कोशिश किया कि आधे घंटे में 50 पॉइंट तो कवर कराऊं ही कराऊं, साथ में और भी उससे रिलेटेड टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर दूं। एकदम फास्ट मोड में रिवीजन मोड चल रहा है समझ लो। और आज भी हम लोग थोड़ा सा आगे कहानी को बढ़ाएंगे, अगला 50 रिवीजन देखेंगे, 50 पॉइंट देखेंगे। 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 1951 में। तो सबसे पहले तो मैं जानबूझ के इसको क्वेश्चन को डाला हूं पहले नंबर पे, क्योंकि 5 ईयर प्लान से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो लाइन से 5 ईयर प्लान याद कैसे करेंगे आप? देखो 5 ईयर प्लान चालू हुआ 1951 से, तो इसमें 5 जोड़ दोगे तो 51 से 56, फिर 1956 से 61, 1961 से 66। तो ये 3 5 ईयर प्लान लाइन से याद हो जाएंगे, 5-5 साल आप जोड़ के। फिर 3 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का गैप है, 3 साल का गैप यानी कि 66 से 69 का गैप है। इसी में ही एनुअल प्लान चलता है। क्या चलता है? एनुअल प्लान। इसी में ही कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति। ठीक है, तो 3 5 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप है। बोला ठीक है, उसके बाद चौथा वाला कब होगा? तो भैया चौथा वाला 5 ईयर प्लान होगा 1969 से 74 तक का, और पांचवा 5 ईयर प्लान चलना था 1974 से 79 तक का। ठीक, लेकिन पांचवा पंचवर्षीय योजना ऐसा था जो 5 साल नहीं चला, तो कितने साल तक चला? 74 से 78 तक चला। तो यह सवाल कई बार पूछा गया है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो पूरे 5 साल नहीं चला है। तो पांचवा पंचवर्षीय योजना ही ऐसी योजना है जो पूरे 5 साल नहीं चला है। उस समय कांग्रेस सरकार गिर गई थी, बहुत उठा पटक है, राजनीति में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो 1974 से 78। तो भाई 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना हुआ, फिर 2 साल का गैप हो गया, यानी कि 1978 से लेकर 80 तक फिर एक गैप हो गया, जिसमें रोलिंग प्लान चला, अनवरत योजना चला, रोलिंग प्लान। उसके बाद भैया फिर छठवां पंचवर्षीय योजना कब चालू होगा? 1980 से 85, फिर सातवां वाला चलेगा 1985 से 90, फिर ये 2 पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 साल का गैप। बोले सर कितना गैप चल रहा है? हो गया 90 से 92, और उसके बाद लाइन से आप लाइन से 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां याद कर सकते हो। तो ये याद करने के लिए पूरा ट्रिक टाइप से ही बता दिया, इसको ध्यान रख लेना। फिर आपका देखो 1992 से 97 हो गया, फिर 1997 से 2002 हो गया। तो यही सवाल पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। फिर यहाँ से लाइन से, इसमें फिर कोई गैप नहीं है, 2002 से 7, फिर 7 से 12 और 12 से 17 पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त होती। तो शुरुआत हुई तो 1951 में और समाप्त हुई 2017 में। और बीच का ये पूरा कहानी याद रखना, कब कब चला, कौन से पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा है, वीवीआईएमपी है, याद करते चलना। उसके बाद देखो जो पहला पंचवर्षीय योजना है, इसके प्रवर्तक कौन थे, मतलब इसका मॉडल किसने तैयार किया? तो हेराल्ड डॉमर। तो हरा डामर याद करना, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और किस पे फोकस था? कृषि पर, कृषि और खाद्यान्न फसल पर फोकस था। क्यों? क्योंकि भारत देश तुरंत आजाद हुआ था, हाल फिलहाल में पाकिस्तान से लड़ाई भी लड़ लिए, और खाने की बहुत ज्यादा समस्या थी, अकाल पड़ा था, इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि को दी गई। तो पहले पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता दिया गया बोलने से? कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, खाद्यान्न फसलों पर फोकस किया गया। फिर दूसरे वाले में बोले कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में हम क्या चालू करेंगे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे, मतलब इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो इंडस्ट्री पे फोकस किया गया किसमें? सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिसके मॉडल तैयार किए थे पीसी महालनोबिस। क्लियर? तो ये शुरू के 2 को तो याद ही रखना, और 2 किस पर आधारित था उसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर? सबसे असफल योजना कौन सा हुआ? सबसे असफल तो तीसरा वाला हुआ था। ठीक है, तीसरा वाला, उसमें इंडिया चाइना वॉर हो गया, पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, अकाल भी पड़ गया, सब हो गया, तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा फेलियर रहा। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से आपको बन गया होगा। 5 ईयर प्लान समाप्त कब होता है? 2017 में। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन ये कब गठन हुआ? 1950 में, और इसी के तहत भैया 5 ईयर प्लान चलता था। लेकिन नीति आयोग 2015 में बन गया। ठीक है, फिर ये 5 ईयर प्लान बंद हो गया था। नीति आयोग का गठन 2015 में। तो नीति आयोग के सीईओ रहते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। नीति आयोग के सीईओ को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। भारत की पहली जो योजना थी हेराल्ड डॉमर मॉडल आधारित पर थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किसको बोले जाते हैं भैया? तो 1966 में हुआ है नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में बोले तो एमएस स्वामीनाथन। भारत में किसका नाम सामने आएगा? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है।
व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो व्हाइट भैया दूध कैसे रहता है? व्हाइट व्हाइट रहता है तो दूध उत्पादन से है। वर्गीस कुरियन उसके प्रवर्तक थे, समझ लो। ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन से रिलेटेड है। गोल्ड रिवॉल्यूशन फलों और बागवानी फसलों से रिलेटेड है। फिर कुछ और पॉइंट देखते हैं एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड। एमएसपी, एमएसपी कौन घोषित करता है? तो ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा मैं। एलपीजी 5 ईयर देखो 1991 में हुआ है। अब 1991 किस में आया था देख लो, छठवा 3 5 80, छठवा वाला 80 से 85, सातवां 85 से 90, फिर 92। ये 5 ईयर प्लान में नहीं था जी, बीच का गैप था ना 2 साल का, ठीक है। तो 7वें के बाद आप बोल सकते हो उसको, 7वें और 8वें के पहले, है ना। चलो एमएसपी के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ, एमएसपी क्या है और सीएसीपी क्या है। तो देखो 1965 या 85 ये अलग अलग कमीशन थे। फिलहाल मैं सीएसीपी के बारे में बता देता हूँ। उसका फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। ये 1965 में कुछ और संस्था थी, 1985 में सीसीपी बन गई। ये सब उसका इतिहास है। फिलहाल ये फुल फॉर्म बस आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ, जो सीएसीपी है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। अब ध्यान रखना, एमएसपी कौन डिसाइड करता है? तो सीएससीपी नहीं करता, बस उसकी सिफारिश करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो एमएसपी की ये क्या करता है भैया? सिफारिश करता है, ठीक है। एमएसपी की सिफारिश करता है किसको? सरकार को, कि भैया ये रेट लेकर आ जाओ, क्लियर। अब उससे स्वीकृति कौन देता है? सरकार नहीं, उस एमएसपी को जो भी वो बताता है स्वीकृति देने का काम कौन करता है? तो स्वीकृति देने की काम करती है सीसीईए, सीसीईए नामक संस्था करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो क्या बताया? एक आयोग है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि कृषि मूल्य एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये क्या करता है? इसका काम है एमएसपी की सिफारिश करना, ठीक है। फिर इसको स्वीकृति कौन देता है? सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उसे स्वीकृति देता है, ठीक। टोटल कितने फसलों पर एमएसपी जारी होती है? तो 22 + 1 करके 23 याद रख लेना। अगर 23 में कर रहा हूं तो शुगर कैन इंक्लूड है, और 22 ले रहा हूं तो शुगर कैन इंक्लूड नहीं है, शक्कर इंक्लूड नहीं होता, मतलब शुगर कैन इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि शुगर के लिए एफआरपी जारी होता है। तो 22 + 1 करके याद रख लेना, जिसमें अनाज के लिए, अनाज और तिलहन, इन लोगों के लिए 7 और 7 होता है, दलहन के लिए 5 होता है, 7 7 14, 14 5 19। और जो व्यापारिक फसलें हैं, व्यापारिक फसलें के लिए 4 होता है, जिसमें शुगर कैन इंक्लूड है। तो 7 7 14, 14 5 19, 19 + 4 23, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। भारत में कृषि क्षेत्र का शेयर लगभग 14 से 17% रहता है जीडीपी का, है ना। बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? अगर जीडीपी में देखें तो सर्विस सेक्टर का रहता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में। इसको जब मैं नाबार्ड कब पढ़ाया था? सहकारिता वाले टॉपिक में पढ़ाता था, आई थिंक, है ना। नाबार्ड पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ाया था। तो क्या याद किए थे? नाबार्ड, ब से 12, ब से 12, तो 12 जुलाई 1982, ब से 82, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। ब से बॉम्बे, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई है ना, बॉम्बे, यानी कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, क्लियर। किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ? तो 1998 में हुआ है। हरित क्रांति में मुख्य फसल क्या था? गेहूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में। सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत कौन आता है? तो एसएचजी बोलते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति से संबंधित है, मिल्क रिवॉल्यूशन से।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उद्देश्य क्या है? किसानों की सुरक्षा। क्यों किसानों की सुरक्षा? अरे किसानों को कम से कम ये तसल्ली रहता है कि उसकी फसलें इन कीमतों से नीचे नहीं जाएगी, कम से कम इतने में सरकार खरीदेगी, और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा भैया सरकार वहन करेगा, तो किसानों को नुकसान नहीं होता, इसलिए कम से कम वो खेती किसानी में रुचि दिखा रहे हैं। अगर ये भी जारी नहीं होता तो भैया भी सब खेती किसानी छोड़ देते, सब भूखे मर रहे होते। कृषि जनगणना हर साल, हर 5 साल में होता है। कृषि जनगणना हर 5 साल में होता है, इसमें 10 साल मत मार देना। भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, आयात यानी कि इंपोर्ट, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का करते हैं? कृषि के अंतर्गत चावल का किया जाता है। ठीक है, किसका? चावल का। इतना क्लियर है क्या? किसी कोई समस्या? वीडियो में भी पढ़े थे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उद्योग और व्यापार। तो भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री यानी कि स्टील फैक्ट्री है ना, स्टील फैक्ट्री टाटा स्टील की थी 1907 में, स्टील 7। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2014 में। भारत में एफडीआई और एफपीआई, इसका फुल फॉर्म, तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है? देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नाम से क्लियर है, फॉरेन, ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट। अंतर है डायरेक्ट पोर्टफोलियो में। क्या होता है फॉरेन? मतलब फॉरेन किसी भी, कोई भी बाहर का, समझ लो फॉरेनर, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, विदेशी व्यक्ति या कंपनी, कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी भारत के किसी कंपनी पर निवेश करे, और कैसे? दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए ना, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे के समय के लिए, और उसके मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट भी देखे, मैनेजमेंट में इंटरफेयर करे, तो उसको क्या बोलेंगे? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बोले तो सर फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ये सेम टू सेम, विदेशी व्यक्ति या कंपनी भारत के शेयर मार्केट पे पैसा लगाया भैया, शेयर मार्केट पे, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में डील करता होगा तो ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है, मतलब कौन कौन से शेयर में इन्वेस्ट किए हो, अलग अलग शेयर में। ठीक है, चलो शेयर से याद आया कि मैं देख लेता हूँ कितना लॉस हुआ है, लॉस ही हो रहा है। एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में हुआ। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो एक समय में आप प्रस्तावना पढ़ते होंगे, प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, ठीक है, CSPLG ऐसे कर था, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र लोकतात्मक बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को डैश डैश डैश, ये पढ़े हो। तो एक शब्द है समाजवादी। ठीक है, तो हमारा जो भारत देश है वो पहले किस टाइप का मार्केट हुआ करता था? सोशल मार्केट, यानी कि 3 टाइप की आप इकोनॉमी देखेंगे, कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया और मिक्स्ड। 3 टाइप की इकोनॉमी आप देखेंगे। तो एक होता है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट समाजवादी, फिर तीसरा होता है मिक्स जिसमें दोनों का समन्वय है। तो भैया हमारे में समाजवादी लिखा है, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए हमारा झुकाव है जरूर, लेकिन फिर इससे देखा गया कि भैया इससे ना लाभ नहीं हो रहा, इससे तो देश डूबते जा रहा है। ठीक, हमारे पास कुछ ही हफ्तों के, मतलब 1 आध हफ्ते या 7-8 दिन 10 दिन के लिए ही बाहर से राशन वगैरह सब चीज़, पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोल वगैरह मंगाने के लिए ही उतने पैसे थे, उसके अलावा कोई रिजर्व नहीं था हमारे पास। देश ऐसे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस समय में आए मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका बहुत मजाक उड़ाया भाई, गूंगे प्रधानमंत्री बोल के, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भैया इकोनॉमिक्स के वो मास्टर थे। ठीक है, तो उन्होंने, उनके समय में ये हुआ एलपीजी, है ना, उसके पूरे रूपरेखा तैयार किए थे एलपीजी। तो बोले अगर ये नहीं आया तो देश फिर भैया चल जाएगा, डूब जाएगा। क्लियर? तो एलपीजी उसके समय में चालू हुआ 1991 में, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण करो। दुनिया भर के कंपनी, कोई भी कंपनी सेटअप कर रहा है, कंपनी खोलना आसान नहीं है आज भैया, कोई भी चीज़ आप चालू करो। ये योगेन साहू क्लासेस, मुझे एक सेटअप करना था, एक प्रोप्राइटरशिप लिए, तुरंत चालू हो गया। इसको कंपनी में बनाना चाहूँ, कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तुरंत। लेकिन पहले ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ आप चालू करो भाई, बहुत टाइम लगता था। प्राइवेटाइजेशन बोले मतलब थोड़ा निजी हाथों में सौंपो, तो लोग मेहनत काम करें, प्रॉफिट मोटिव से काम करें, लेकिन काम तो करें। ठीक है,
आप कहीं भी देख लो, प्राइवेट संस्था में कितने अच्छे से सर्विस होगा, काम होगा, पब्लिक संस्था में होता है क्या, सरकारी संस्था में नहीं, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ठीक, आप किसी प्राइवेट कहीं पे भी जाओ, कार शोरूम चले जाओ, बाइक शोरूम चले जाओ, बढ़िया अच्छे से आपको वेलकम करेंगे। आप जैसी अंदर एंट्री किए, सर जी बताइए क्या प्रॉब्लम आपको, सारा प्रॉब्लम, नहीं भी है प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम तो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे, शेयर करेंगे, बढ़िया चाय कॉफी पूछेंगे, इज्जत देंगे, सब चीज़। और डिफरेंस देखो, ठीक कोई सरकारी संस्था में चल रहा हो तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आप सबके पास जाओगे, वो भेजेगा नहीं, उधर चल दी उधर चल दी। डिफरेंस प्राइवेटाइजेशन करने की बात की, ग्लोबलाइजेशन मतलब ऐसा कि भैया अब हमको दूसरे देशों के साथ व्यापार करना है तो वैश्वीकरण अपनाना होगा, ग्लोबलाइजेशन अपनाना होगा, ठीक है, सारे देशों के साथ मिलकर व्यापार करना होगा। ठीक, तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स है। एसईजेड का क्या मतलब होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो ईईजेड अलग है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलग है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग है। एमएसएमई एक्ट कब आया, 2006 में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब पास हुआ, तो 1956 में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कितने कैटेगरी हैं, तो एक महारत्न होता है, एक नवरत्न होता है, एक मिनी रत्न होता है। करंट अफेयर के पार्ट में उसको आप अपडेट कर लेंगे, कोई अगर एडिशनल महारत्न नवरत्न मिनी रत्न बना हुआ है तो। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्या काम है, इस परिषद का, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का व्यापार बढ़ाने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए, व्यापार बढ़ाने का काम है। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ का गठन कब हुआ, 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन से हैं, तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। एशियन मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में, ठीक है। सार्क मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। इंडिया के सबसे ज्यादा लार्जिंग ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है, हालांकि और भी पार्टनर उभर के रूप में आ रहे हैं, रशिया से हम करते हैं, चाइना से करते हैं, जापान से करते हैं, अरब कंट्रीज से करते हैं। G20 की पहली इंडियन प्रेसिडेंसी कब हुई, 2023 में हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बैठा इसको छोड़ दो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय भुगतान का रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय भुगतान का रिकॉर्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोले सर ये क्या आइटम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो भैया एक भारतीय नागरिक वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिख रहा हूं, मतलब एक भारतीय नागरिक भैया बाकी पूरे देश दुनिया से क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो एक भारतीय नागरिक का पूरे, मतलब भारतीय नागरिकों का पूरे दूसरे देशों से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहते हैं एक साल के अंतर्गत, उसी का लेखा जोखा सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, करंट अकाउंट होता है, सीए, दोनों ही सीए हो जाएंगे। एक करंट अकाउंट होता है, चालू खाता, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा, छोटे मोटे सब इसमें आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में जितने भी एफडीआई हैं, एफपीआई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन अगर किसी से लिए, सब वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। इस पे भी अपने डेफिसिट होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, मतलब हमको फायदा हुआ, हमारे पास पैसा ज्यादा आया तो सरप्लस है, कम आया तो लॉस है। क्लियर, इतनी सी बात समझ आई, तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा। अब भी ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग नहीं करते। ठीक, अब कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये सब शब्दावली से आपको परिचित होना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मैं वन लाइनर कराने का फायदा एक ये भी रहता है, जो चीज कभी देखो चैप्टर वाइज कवर नहीं हो पाता ना, वो रैंडम किसी टॉपिक में कवर जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट याद आ जाता है तो बताते भी अच्छा लगता है। मोनोपोली, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार देखो कभी कभार मार्केट में एकाधिकार हो जाता है, जैसे अपन पूरे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, एक समझ लेना आपके शहर में एक ही किराना स्टोर है, तो अगर शक्कर 25 रुपए किलो बाहर बिक रहा है, वो 30 रुपए भी किलो भी में देगा ना, तो आपको लेना पड़ेगा। क्यों, एक ही मार्केट है, मोनोपोली है उसका, एकाधिकार हो गया। क्लियर, तो ऐसे में फिर भैया वो जो ओनर है, जो उस मार्केट का है, जो दुकान है, वो अपनी मनमानी करेगा, उसके हिसाब से प्राइस रहेंगे सब, तो मोनोपोली मतलब एकाधिकार बाजार। ऐसे में सिर्फ एक ही सेलर रहेगा। एक ओलिगोपोली, कुछ कंपनियों का बाजार, एक दो लोगों का भी रहता है, डुओपोली है ना। ओलिगोपोली कुछ कंपनियों का बाजार है, जैसे आप देखेंगे मोनोपोली में भी कुछ उदाहरण से हाँ कर सकते, जैसे रेलवे का जो आईआरसीटीसी है भाई, उसका मोनोपोली है, भले सरकारी है लेकिन मोनोपोली तो है।
कोई और दूसरा अपना प्राइवेट रेल चला रहा है क्या? नहीं चला रहा है, तो वो मोनोपोली का उदाहरण हो गया है ना। ओलिगोपोली में अपन बोल सकते हैं जैसे मोबाइल कंपनियां हैं, अलग अलग मोबाइल कंपनियां हैं, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल आते हैं कि नहीं? अगर नामी गिरामी कंपनी की बात करें अपन, तो एप्पल के फ़ोन हो गए, ब्लैकबेरी के भी मिलते नहीं, मतलब पता नहीं, एमआई के हो गए, शॉमी, रेडमी वाला सब हो गया, और सैमसंग हो गया, ऐसे कुछ वीवो, इस टाइप के मोबाइल फोन, तो ओलिगोपोली। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, समान प्रतिस्पर्धा, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बायर बहुत ज़्यादा सेलर रहते हैं, मतलब थोक के भाव में बहुत ज़्यादा बायर बहुत ज़्यादा सेलर। तो इसमें प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है, जितने डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। इसमें कोई भी जो सेलर है ना, दुकानदार है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है, इसमें नहीं कर पाता है। डिमांड लॉ के जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। डिमांड लॉ बोले क्या है सर, ये कौन सा डिमांड लॉ है? तो भैया डिमांड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ी, प्राइस बढ़ा, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और ठीक वाइस वर्सा अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम हुआ डिमांड ज्यादा। ठीक है, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, ये लॉ है। तो कुछ अपवाद को छोड़ के, क्या अपवाद है उसको मैं बताऊंगा, कुछ अपवाद को छोड़ के भैया सब जगह यही लागू होता है। उदाहरण के तौर पर देख लो, अगर मेरे अभी फुल सीजेवापम कोर्स की फीस लगभग 6,000 है ना, 5,999, लगभग 6,000 है। ठीक है, ये अचानक से अगर मैं इसको डिस्काउंट दे के इसको 4,000 में भी कर दूं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको खरीद लेंगे, डिमांड तुरंत इसकी बढ़ जाएगी। और 6,000 को और 8,000 कर दूं तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हर जगह लागू होता है। अचानक से थोड़ा सा प्राइस कम हुआ, इसीलिए देखना हर जगह सेल रखा जाता है। कहीं आप दुकान में जाएंगे, दिवाली के समय ऑफर, दिवाली डिस्काउंट, सब ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, अब हर जगह ये सिस्टम चल रहा है। जैसे ही प्राइस कम करते हैं, उनको मालूम है, लॉ ऑफ डिमांड मालूम है, जैसे ही प्राइस कम करेंगे डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड कम हो जाएगा। ठीक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अवसर लागत क्या है, बहुत ही प्यारा टर्म है। और ये भैया सिर्फ इकोनॉमिक का टर्म नहीं है, ये अवसर लागत बोलते हैं इसको। इकोनॉमिक के कुछ शब्दावली ना आपको जीवन के भी रहस्य बता जाते हैं, जीवन के भी नियम, जीवन जीने के तरीके बता जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कभी कभार क्या होता है, मान के चलो अगर मैं प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, उदाहरण के तौर पर प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो मेरा प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने के वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, तो जो पढ़ नहीं पाया ना, जो कर नहीं पाया, उसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोले सर नहीं समझ आया, 2-3 उदाहरण देता हूँ, समझ आ जाएगा। ये भैया मेरा 1 एकड़ का खेत है, मान के चलो। ठीक है, अब इस 1 एकड़ के खेत में या तो मैं भैया गन्ना उगा लूं या गेहूं उगा लूं, दोनों तो नहीं हो पाएगा, या तो गन्ना उगेगा या गेहूं उगेगा। तो अगर मैं गन्ना उगाने चले गया तो गेहूं नहीं उगा पाऊंगा, तो गन्ना उगाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, गेहूं। समझ रही बात? अगर मैं बोल रहा हूं कि सब मेरे फैमिली अभी घूमने चले गए, सारी फैमिली घूमने चलेगी, मैं बोला नहीं भाई ऐसी छुट्टी हो जाता है, मैं क्लास लूंगा, मेरे लिए सर्वोपरि क्या है, क्लास है। बोले ठीक है, तो मेरा क्लास लेने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, घूमने में जो मुझे आनंद मिलता ना, वो नहीं मिला, तो वही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं कोचिंग चला रहा हूं तो जॉब नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे कोचिंग चलाने के वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, जॉब। क्लियर? तो ऐसे ही हमको लाइफ में भी कभी कभार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखकर फैसला लेना पड़ता है। ठीक है, तो लाइफ का डिसीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख कर लिया करो कि एक चीज पाने के लिए आप क्या खो सकते हो, उससे बेटर क्या अल्टरनेटिव है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दरअसल एक प्रकार का फॉर्मूला समझ लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंट चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। बोले इलास्टिसिटी यानी कि लोच। जैसे ये पेन है, समझ है ना, ये पेन की कीमत है 10 रुपए, और 10 रुपए के पेन को हर रोज कितने लोग खरीदते हैं, समझ लो 100 लोग खरीद रहे हैं, 100% लोग 10 रुपए के पेन को खरीद रहे हैं। ओके, मान के चलो मैं इस पेन की कीमत को 20% डिस्काउंट दे देता हूँ, 20% घटा देता हूँ, यानी कि 8 रुपए में अब बेचने लग गया। लेकिन मैंने ये देखा कि अब जो भैया 100 लोग पहले 10 रुपए में पेन खरीदते थे, वो कितने लोग खरीदने लग गए, 150 लोग खरीदने लग गए, यानी कि 100 का 150 हो गया, यानी कि इसमें 20% प्राइस में चेंज करने के वजह से जो चेंज इन डिमांड आया वो 50% हो गया। क्लियर? क्या हो गया,
50% हो गया। तो यही भैया ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी से निकल कर आती है। इलास्टिसिटी, ये हमको भले थोड़ा बहुत छोटा मोटा फॉर्मूला लगता है, इन बड़े बड़े कंपनी में इसको यूज करके देखा जाता है कि मैं थोड़ा सा प्राइस कम किया कितना बदलाव आ जाएगा, बड़ा बदलाव, ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं। ठीक है, तो अब यह है कि अगर प्राइस चेंज करने से भैया डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो उससे ये हम ये बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी उसका ज्यादा है। और प्राइस को बहुत ज्यादा अंतर कर रहे हैं फिर भी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी कम है। जैसे नमक है, अरे नमक को 10 रुपए में टाटा नमक मिल रहा है, उसको 5 रुपए कर देंगे तो क्या एकदम डिमांड बढ़ जाएगा क्या? नमक ज्यादा डाल दो क्या सब्जी में? नहीं, उसकी इलास्टिसिटी कम है। ठीक, लेकिन छोटे मोटे चीज जैसे मोबाइल हो गया, डिस्काउंट में मिलने लगे। अभी एप्पल फोन 17 प्रो भैया मिले, मान चलो 1.5 लाख 1,80,000 का मिल रहा है, वो 1.5 लाख में मिलने लग जाए, वो तो तुरंत बहुत सारे लोग खरीदने लग जाएंगे। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। क्लियर? मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया यहाँ पर, ये जो डिमांड लॉ है ना, इसके कुछ अपवाद, इस अपवाद को ध्यान रखना। उसके अपवाद क्या है? गिफन गुड्स। अभी नमक से याद आ गया, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब थोड़े लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो भैया कई जगह, जैसे मैं अभी नमक के उदाहरण दिया, यहाँ पे प्राइस कम हो जाएगा ना नमक का, तो एकदम से उसके डिमांड नहीं बढ़ जाएंगे। कुछ लग्जरियस गुड होते हैं, जैसे देखो लग्जरियस सामान में हीरा, कोई डायमंड रिंग हो गया, कोई कार हो गई, लंबोर्गिनी वगैरह कार हो गई, तो कोई भी जो लग्जरियस वाली चीज़ है ना, उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग और उसको खरीदने के लिए मरेंगे। क्यों? वो एक स्टेटस सिंबल है कि हाँ मेरे पास लंबोर्गिनी है, मेरे पास BMW मर्सिडीज है, मतलब मैं रईस हूँ, ये एक स्टेटस सिंबल है। तो उनके प्राइस और बढ़ती है और डिमांड बढ़ जाता है। अभी देखो सोना चांदी जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना और लोग मरे जा रहे हैं लेने के लिए। क्यों? इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, ये सब लॉ नहीं काम करता। जमीन का रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और बढ़ रहा है और लोग खरीद रहे हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, HDI जारी करता है। HDI के कुछ इंडेक्स हैं, ये देखता है कि भैया मानव तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जीवन प्रत्याशा कितना विकास कर रहा है, उस इसके हिसाब से नापते हैं। पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और आपका साक्षरता दर, लिटरेसी रेट है ना, ये सबसे देख के हम HDI का पैमाना तय करते हैं। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब? 1950 में। पॉवर्टी लाइन तय करने वाली समिति पहली कौन थी? तेंदुलकर समिति थी। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ये 100 है, 50 और करेंगे और हमारा थोड़ा इकोनॉमिक्स में अच्छा पकड़ होने लग जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे।